बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स जितने भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को और मुझे अपना फीडबैक भी दे रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स या वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो इससे बेनिफिट ले सकें। और एज अ टीचर मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने स्टूडेंट्स को जितना बेहतर तरीके से हम गाइड कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मेंटरिंग कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो उनसे शेयर करें। और ये जो कोविड 19 की सिचुएशंस डेवलप हुई पूरी दुनिया में, ऑफ कोर्स इसने एक पूरा एक जो निज़ाम था तालीम का उसको भी चेंज किया और लोगों की सोच में भी फ़र्क आया। और ऑब्वियसली फिर हमें अल्टरनेटिव अप्रोचेस की तरफ भी जाना पड़ा और बहुत सारे मेरे साथी टीचर्स कोलीग्स ने कोशिश की कि भाई अपने आप को अब हम नए जो भी तकाज़े हैं उनके मुताबिक जो है ना कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है और बेहतर से बेहतर जो डिलीवरी है उसको हम कोशिश करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो आज जो मेरी डिस्कशंस का फोकस है वो रिसर्च स्टूडेंट्स के हवाले से है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी हैं जो मैं रिसर्च स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो एमफिल लेवल पे रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी लेवल पे रिसर्च करना चाहते हैं और लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि वो आगे बढ़ें और फील्ड में ग्रो करें। और अक्सर उनको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेश आता है वो ये पेश आता है कि जब हम रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो दो चीज़ें जो बहुत प्रॉब्लमैटिक होती हैं हमारे लिए, एक तो ये होता है कि जो आइडिया हम सोच रहे होते हैं जिस पे मैं बाद में डिस्कशन करूँगा, और जो एक सबसे बड़ा इशू हम सबके साथ रहता है स्टूडेंट्स के साथ कि हाउ टू चूज द रिसर्च सुपरवाइजर, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर केस। तो ये जो सुपरवाइज़र का चूज़ करना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि सुपरवाइज़र जो आपका होगा, जो भी रिसर्च सुपरवाइज़र जिसको आप ऑप्ट करते हैं कहीं पे भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में बैठ के बाहर एडमिशन्स के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे भी जो सुपरवाइज़र्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उनमें से ऑप्ट करते हैं कि भाई किस सुपरवाइज़र के साथ मैं कम्युनिकेशन को डेवलप करूँ और किस तरह से मैं उन सुपरवाइज़र के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करूँ। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वो आपका मेंटर होगा, वही आपको गाइड करेगा और जो आप सोच रहे हैं, जो आइडिया आपके ज़हन में है, उसको वो फर्निश करने में आपकी मदद करेगा। वो आपको ये बता सकता है कि ये जो आप सोच रहे हैं, इसको आप अचीव कैसे कर सकते हैं। आपकी मेथोडोलॉजी में आपकी हेल्प करेगा, आपके आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं या प्रोसेस है, ऑफ कोर्स वो जो स्कॉलर है उसने खुद अपनी एफर्ट लगानी है, अपना टाइम लगाना है और उसने इस टारगेट को अचीव करना है। असल में कुछ लोगों में ये गलतफहमी हो जाती है स्टूडेंट्स में कि शायद हम पीएचडी करने जा रहे हैं तो ये पीएचडी सुपरवाइज़र ने करनी है। पीएचडी सुपरवाइज़र ने नहीं करनी। सुपरवाइज़र ऑलरेडी पीएचडी होगा, तो आपने पीएचडी करनी है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको मेंटोर करेगा, वो आपको एक पाथ बताएगा कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं, जो आप अचीव करने जा रहे हैं। आपके गोल्स आपको सेट करने में आपकी मदद करेगा और आपको फॉलो अप करेगा ताकि आप अपने जो भी अपना रिसर्च टॉपिक है उसको आप कंप्लीट कर सको। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से पीएचडी सुपरवाइजर्स को सिलेक्ट करें, ऑप्ट करें। और अक्सर लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं। इसी वजह से मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो जब आप इस चीज़ को ऑप्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने कोशिश की है कि मैं उनको एक जगह कर दूं और आपसे मैं डिस्कस कर लूं वन बाय वन, जो आप ज़रूर कंसीडर किया करें जब आप रिसर्च के लिए सुपरवाइज़र को सिलेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो पहले ज़रूर देख लें कि उनकी एकेडमिक प्रोफाइल क्या है। फॉर एग्जांपल
आप किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल होने जा रहे हैं और आपने क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लिया है या आपने उनकी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें, देखें कि उस यूनिवर्सिटी में जो पोटेंशियल सुपरवाइजर्स हैं उनकी एकेडमिक प्रोफाइल्स क्या हैं। जिस दुनिया में अब हम रह रहे हैं, ये जितनी प्रोफाइल्स हैं ये सब डिजिटल प्रोफाइल्स हैं और मुख्तलिफ एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है और डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस के अपने वेब पेजेस हैं जिन पे एकेडमिक प्रोफाइल्स अपडेट होती रहती हैं हर इंडिविजुअल की। उसके अलावा बहुत सारी एकेडमिक ऐसी हमारे पास डिजिटल फोरम्स हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, फॉर एग्जांपल आप वाकिफ होंगे रिसर्च गेट है, और बहुत सारे एकेडमिया है। ये बहुत सारी ऐसी फोरम्स हैं जिन पे आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो जब आप कभी भी ऑब्जर्व करने जाएंगे, आमतौर से वो इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे, डिपार्टमेंट के पेजेस पे अवेलेबल होती है। तो जब आप सुपरवाइजर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो ज़रूर एक दफ़ा उनकी एकेडमिक प्रोफाइल्स देख लें कि उनका जो प्रोग्रेशन है वो एकेडमिक प्रोग्रेशन कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर जब हम स्टडीज़ आगे अपनी बढ़ा रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो यहाँ ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि आप एक ही एरिया में रहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी इवन वो लोग अपने डोमेन्स को स्विच भी करते रहते हैं। उनके यहाँ काफ़ी हद तक फ्रीडम है। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि एक सुपरवाइजर है, उसका बैकग्राउंड बिजनेस का होता है, उसकी इनिशियल डिग्री बिजनेस की होती है, लेटर ऑन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में चला जाता है, फिर उससे आगे फर्दर किसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या किसी और चीज़ में चला जाता है, ब्लॉकचेन में चले जाते हैं, और फिर फर्दर क्वालिफिकेशन या फर्दर डिग्री उनकी उसमें एग्जिस्ट करती है। तो ज़रूर एक प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल ज़रूर देख लें ताकि आपको एक ब्रीफली आइडिया हो जाए कि यार मैं इसको सुपरवाइज़र मुंतखब करने अगर जाता हूँ तो आपके जहन में हो कि अगर मैं इससे नेगोशिएट करता हूँ या मैं इनसे डिस्कशन करता हूँ या इनके सामने मैं अपना प्रपोजल लेके जाता हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि एकेडमिक प्रोफाइल्स क्या क्या हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है, जो कि एकेडमिक प्रोफाइल के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द रिसर्च कंट्रीब्यूशन। जिस सुपरवाइज़र को भी आप ऑप्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास होता है, अमूमन स्टूडेंट्स खुद सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। इवन यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे होते हैं, वो निगोशिएट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो ईमेल्स लिखते हैं सुपरवाइजर्स को, पोटेंशियल सुपरवाइजर्स को, और उन्हें बता रहे होते हैं कि जी मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अमूमन ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला स्टूडेंट्स के पास है। तो रिसर्च कंट्रीब्यूशन ज़रूर देखें और गौर से देखें। अक्सर यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम रिसर्च कंट्रीब्यूशंस जो हैं उनको बहुत सुपरफिशली देख रहे होते हैं। तो इतना सुपरफिशली मत देखिए, गौर से देखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी है। तो अक्सर लोग सिर्फ काउंट पे चले जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट काउंट डज नॉट मैटर। रिसर्च के अंदर जब हम कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस पेपर का, रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट कितना है, वो रिसर्च पब्लिकेशंस कहाँ हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनिशियली आइडिया ही नहीं होता, वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये बहुत सारी पब्लिकेशन लिखी हैं तो ये बहुत बड़ा रिसर्चर है। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल whom I know have more than 500 publications, but most of the world doesn't know about that guy. So it means they are publishing their work in mediocre journals or journals with low categories and not in high class journals. बिकॉज के पब्लिकेशन एक बड़े जर्नल में करना, एक रिप्यूटेड जर्नल में करना, या एक रिप्यूटेड कॉन्फ्रेंस में अपने पेपर को प्रेजेंट करके पब्लिश करना, ये एक मुश्किल काम होता है। तो कंट्रीब्यूशंस को जब आप देखें तो उसमें रिसर्च पब्लिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखें।
ज़रूर ये देखें कि जो पब्लिकेशंस हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से हुई हैं। मतलब है कि अगर हम उस रिसर्च सुपरवाइज़र की प्रोफाइल को देख रहे हैं तो ज़रूर ये देखें कि भाई पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में कितनी कंट्रीब्यूशंस रही हैं उनकी, और उसमें पब्लिकेशंस किस तरह की रही हैं, और वो पब्लिकेशंस फिर मैं आगे बताऊंगा कि वो एरियाज़ कैसे डिफाइंड हैं, किस किस तरह के जर्नल्स में हैं। बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर इवन अपना पेपर एक्सेप्ट करना और उसको पब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो रिसर्च कंट्रीब्यूशंस को ज़रूर देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये शो करता है कि ये जो सुपरवाइज़र है ये कितना करंटली कनेक्टेड है चीज़ों के साथ। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग किसी एक ख़ास टाइम पे तो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनके पास एक गैप आ जाता है और वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं रहते। और उसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि अक्सर जब हम एकेडमिक में रिसर्च में आगे चलते हैं तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदलती जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी रिसर्च कंट्रीब्यूशंस जो है ना वो मुतासिर भी होती हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कंसीडर करनी है, दैट इज़ द मेन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। जब भी मैं स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ, रिसर्च के स्टूडेंट से, तो उनसे मैं ये कह रहा होता हूँ कि भाई आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आपका अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है कि वो ये पहले ये सोच लेते हैं कि मैंने इस सुपरवाइजर के साथ काम करना है, बाद में टॉपिक डिसाइड करते हैं। अच्छा, क्यों करना है? जब हम उनसे वजह पूछते हैं, या मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब हम उनसे डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो भाई वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद मेरी इससे क्लोजनेस ज़्यादा है मैं इससे कांटेक्ट कर सकता हूँ आसानी के साथ। ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि उस सुपरवाइजर का मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एरिया ही नहीं है और पब्लिकेशंस हो रही हैं, तो वो पब्लिकेशंस आजकल नेटवर्क में भी होती हैं। मतलब ये है कि एक नेटवर्क बन जाता है, और अक्सर दुनिया में ये मसला आ रहा है कि लोग पेपर्स पब्लिश कर देते हैं, और कोई दोस्त मेरे नेटवर्क में है, वो पेपर छाप रहा है और मैं उससे कहता हूँ कि यार आप मेरा नाम ऐड कर दें। प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, लेकिन उसका नाम आ जाता है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उसमें ये देखा जाए कि ये जो पेपर में ऑथर नेम्स होते हैं वो कितने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पेपर में 8-8 6-6 ऑथर नेम्स आ रहे हैं। ये एक साइन होता है कि इसका मतलब है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन अक्सर ज़्यादा नाम आ भी सकते हैं, और अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, एक बाकायदा फंडेड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा ऑथर्स भी हो सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया फिक्स क्राइटेरिया नहीं। फिर आपको ये देखना होता है कि वो जो पब्लिकेशंस हैं उन पब्लिकेशंस में क्या वो फर्स्ट ऑथर है, कितनी पब्लिकेशंस में वो फर्स्ट ऑथर है, कितनी पब्लिकेशंस में वो सेकंड ऑथर है या थर्ड ऑथर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी पब्लिकेशंस में वो फोर्थ ऑथर है, थर्ड ऑथर है, फिफ्थ ऑथर है, सिक्स्थ ऑथर है। तो ये एक साइन होता है कि इसका मतलब है कि मेन कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं है। लेकिन जब हम रिसर्च के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो अमूमन उसमें जो एक नॉर्म है वो नॉर्म ये होता है कि सुपरवाइजर अपना नाम आखिर में रखता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करें, एक्सपर्टीज़ को देखें, किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर साइंस डोमेन की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस डोमेन में बहुत सारे एरियाज़ हैं ना जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हो सकता है आपका आइडिया हो कि मैं ब्लॉकचेन में काम करना चाहता हूँ, आपका आइडिया हो कि मैं क्लाउड सिक्योरिटी में काम करना चाहता हूँ, आपका आइडिया हो कि जी मैं डीप लर्निंग में काम करना चाहता हूँ, आपका आइडिया हो कि मैं जी इमेज प्रोसेसिंग में काम करना चाहता हूँ, आपका आइडिया हो कि मैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में काम करना चाहता हूँ, आप बिजनेस एप्लीकेशंस में काम करना चाहते हैं। सो इट मीन्स दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज। कोई भी एक शख्स बहुत सारे एरियाज को सुपरवाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं माई सेल्फ, मैं आपको अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे खुद एक सिलेक्टेड एरियाज होंगे जिनमें मेरी, आप खुद जाके देखेंगे, तलाश करेंगे या किसी और को भी, तो वो एरियाज आपको नजर आने लगते हैं कि ये वो एरियाज हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं। वो एरियाज एक दो तीन चार भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज जरूर होता है जिसको आप लेकर आगे चलते हैं। तो किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, और उस एरिया में क्या उस सुपरवाइजर को जिसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, चाहे वो मैं पाकिस्तान में बैठ के अप्रोच कर रहा हूँ, चाहे वो मैं पाकिस्तान से बाहर अप्रोच कर रहा हूँ, क्या उसकी एक्सपर्टीज उस एरिया में है, क्या वो मेरे लिए बेहतर मेंटर हो सकेगा,
अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से, बाकी एकेडमिक प्रोफाइल, रिसर्च कंट्रीब्यूशन की बात तो हम कर चुके, तो क्या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो मुझे मेरे टॉपिक में जो है हेल्प कर सकेगा बेहतर तरीके से और मेरी रिसर्च को ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकता है, ज़्यादा बेहतर मुझसे आउटपुट निकाल सकता है। तो एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और ये हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया है, और इवन मुल्क से बाहर भी मेरे कई दोस्त गए और किसी ऐसे सुपरवाइजर से कनेक्ट हो गए जो इजी सुपरवाइजर तो हैं लेकिन उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो प्रॉब्लम में आ गए कि जी मुझे अब यहाँ में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ मुझे सही हेल्प नहीं मिल पा रही है, मेंटरिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए ज़रूर अपने एरिया को देखें और सुपरवाइजर के एरिया के साथ उसको मैच करेंगे, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, फिर उनके साथ डिस्कशन करें बगैर एक्सपर्टीज को देखे हुए और सिर्फ ये देख लेना कि हाँ ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड का है लिहाजा मेरा हर टॉपिक पे करा सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको ज़रूर आपने देखना है। ये तीसरी चीज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल अटैचमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को देखो कि जिस सुपरवाइजर को मैं ऑप्ट करने जा रहा हूँ वो किस इंस्टीट्यूशन में बिलोंग करता है, ताकि उस इंस्टीट्यूशन की स्टैंडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने मतलब उनकी जो रैंकिंग है वो बहुत हाई रैंकिंग है और ख़ास करके रिसर्च के हवाले से। तो अगर वो सुपरवाइज़र उस ख़ास इंस्टीट्यूशन में बिलोंग करता है तो उससे एक पॉजिटिवनेस आती है कि जी इसका मतलब है कि बड़े रिसर्च के इदारे से ये कनेक्टेड है। तो उसके साथ अगर आप अटैच होंगे तो ना सिर्फ उस सुपरवाइजर की सपोर्ट, उसकी एक्सपर्टीज और उसकी रिसर्च काम आएगी, बल्कि वो इदारा भी खड़ा है उसके बैक पे, तो ये भी बड़ा काउंट करता है। तो अक्सर हम सुपरवाइजर भी ऑप्ट करते हैं, को सुपरवाइजर भी ऑप्ट करते हैं, अक्सर हम मल्टी डोमेन रिसर्च पे भी काम कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स कर लें अपने आप को कि नहीं जी मैंने इधर ही काम करना है, इसी के साथ काम करना है। तो ये भी देखें कि किन इंस्टीट्यूशंस के साथ उसकी अटैचमेंट है, अभी है या आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले, वो किन इंस्टीट्यूशन से अपने आप को कनेक्ट रखता है या है, वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो इदारे अपने तौर पे एक वेल एस्टेब्लिश इदारे होते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशनल अटैचमेंट है के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो बहुत सारी पाकिस्तान में लेट्स सपोज बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी इटसेल्फ को बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट भी है, फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है, यहाँ जो है वो केमिकल टेक्नोलॉजी भी है, या बायोकेमिस्ट्री भी है, या माइक्रोबायोलॉजी भी है, तो इन बिजनेस भी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है, फॉर एग्जांपल जैसे बायो साइंसेस में, बायोटेक्नोलॉजीज में लोग काम करना चाहें तो वो बहुत फेवरेबल जगह हो सकती है, एक बड़ा इदारा है। इसी तरह पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ मैटर करते हैं। सिमिलरली अगर आप बाहर एडमिशन लेने जा रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में भी ज़रूर ये देखें कि जिन सुपरवाइजर्स को हम ऑप्ट करने जा रहे हैं वो किन इदारों के साथ कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कंसीडर करनी है, और ये सब काम स्कॉलर ने खुद करना है, ये वर्किंग उसने करनी है। पीएचडी अगर करने जा रहे हैं तो आपने अपने सुपरवाइजर तक पहुंचने के लिए ये सारी एक्सरसाइज करनी है। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि मैं एक अननोन आदमी को सिर्फ वेबसाइट पे तलाश करूं, एक अननोन आदमी को मैं ईमेल कर दूं और मैं कहूँ कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इसका मतलब है आप रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू हैव अ कनेक्शन विद दैट इंडिविजुअल फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो जिस शख्स के साथ आपने 3 से 4 से 5 साल काम करना होगा, तो उसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप अगर आपका नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो एक्सपीरियंस को भी देखना है कि जिसको मैं सुपरवाइजर बनाना चाह रहा हूँ वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएचडी करते हैं और पीएचडी करने के बाद शायद अगले दिन वो चाहते हैं कि वो सुपरवाइज कर सकेंगे। तो ये स्टूडेंट ने देखना है कि भाई क्या उसके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है उसके पास, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, वो इम्पोर्टेंट है ताकि वो डिसीजन ले सके। तो एक्सपीरियंस आमतौर से जितनी आपकी रिसर्च
की जो प्रोफाइल्स हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस की थी, या यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स हैं, आजकल ये सारा जो मटेरियल है, ये सारा मटेरियल अवेलेबल होता है और आराम से आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सपीरियंस इसका एग्जिस्ट करता है। अगर ये कह रहा है कि ये इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एआई में काम कर रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क्स में काम कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं? क्या ये 5 साल का एक्सपीरियंस है इनका इस इदारे के साथ, 10 साल का एक्सपीरियंस है, या टोटल एक्सपीरियंस उनका कितना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि ये डिटर्मिन किया जा सके कि जितना एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर्स होंगे, इसका मतलब है वो कई प्रोजेक्ट्स में कई स्टूडेंट्स के साथ इंगेज हो चुके होंगे, कई इंस्टीट्यूशंस के साथ इंगेज हो चुके होंगे। तो एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। एक्सपीरियंस से ही आदमी सीख रहा होता है और ऑब्वियसली सुपरवाइजर भी लर्न कर रहा होता है, सुपरवाइजर भी इंसान है। तो ये अक्सर स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि बस सुपरवाइजर ने कुछ नहीं करना, वो सुपरवाइजर है और वो जो चाहे कर सकता है। नहीं, लिमिटेशंस हैं, देयर आर ऑलवेज लिमिटेशंस। तो ये एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप उनकी प्रोफाइल्स में ऑब्जर्व करेंगे वो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ज़रूर ये देखें कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आम तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ख़ास करके ये मैं उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो फंडेड प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत मैटर करते हैं कि जितने लोग रिसर्च एरियाज में काम कर रहे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ठीक है, उनकी अपनी पब्लिकेशंस होंगी, उन्होंने पीएचडी कराई, फाइन, उन्होंने एमफिल करवाई हैं, बिल्कुल सही है। क्या उन्होंने अपने आइडियाज से क्या कोई फंड जनरेट किया है? फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ नेशनल बॉडीज़ और इंटरनेशनल बॉडीज़ के में जब कोई रिसर्च की फंडिंग आती है तो हम उसमें प्रपोजल्स को अपने देखते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है और लोग उसमें अप्लाई करते हैं फंडेड रिसर्च के लिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में यूएस एड ने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल्स मांगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक NRPU कहलाता है, वो भी बड़ा फंड प्रोवाइड करते हैं आपको। इवन 10 मिलियंस 15 मिलियंस तक आपको रिसर्च फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वो प्रोजेक्ट, इसी तरह से ग्रैंड चैलेंज फंड जिसको हम कहते हैं GCF, ये भी HEC के प्लेटफॉर्म से लॉन्च होता है और उसमें लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वो फंड्स जीत सकें। और जब आपको फंडेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसमें बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप पूरी टीम बिल्ड करते हैं, आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी के अंदर रिसर्च स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं। तो ऐसे सुपरवाइजर्स जिनके पास फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनके पास फंड्स होते हैं, तो आप उनके साथ जब अटैच होते हैं तो वो आपको लैब वर्क में, इक्विपमेंट में बहुत सारी सपोर्ट आपको मिल जाती है। और बाज़ जगहों पे तो ऐसा भी होता है, मैं भी अभी इंटरनेशनली काम करके आया बाहर, तो एक फंडेड प्रोजेक्ट था तो मुझे स्टाइपेंड भी मिल रहा था, तो स्टाइपेंड भी मिलता है रिसर्च स्टूडेंट्स को। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। इवन इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं उनको हासिल करने के लिए कंपटीशन में जाना पड़ता है, तो ना सिर्फ वहाँ प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को सिलेक्ट करना होता है बल्कि उसके कंपटीशन में जाना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज the next important thing is the PhD scholars supervised। तो ये जो PhD scholars supervised जो हैं वो उसमें आपने ये देखना है कि जो वो लिस्ट अवेलेबल है उनके एंड के ऊपर, या जहाँ से आपने उनकी प्रोफाइल्स वगैरह पिक की हैं, वहाँ ज़रूर ये देखें कि ये जिसको आप ऑप्ट कर रहे हैं सुपरवाइज़र को, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सुपरवाइज कर चुके हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखें अगर वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और को मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करा चुके हैं तो वहाँ से आपको 2-3 एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने PhD डिसर्टेशन करवाई, सुपरवाइज कराई है, वो किस टॉपिक्स में है, पिछले 5 साल में या 10 साल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास से कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि एनरोल कितने हैं, तो अक्सर स्टूडेंट सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एनरोल्ड कितने हैं। एनरोल्ड होना एक अलग चीज़ है। देखें, बाज़ दफ़ा मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत सारे लोगों को एनरोल करा लेते हैं, मतलब एक वक्त में उनके पास 6, 7, 8 लोग एनरोल हो जाते हैं, बट
द प्रॉब्लम इज दैट हाउ यू विल मैनेज देम। हर स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर है उसको आपको पूरा टाइम देना है। तो अगर मैं 8-10 लोगों को अपने साथ पीएचडी में एनरोल करूंगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव टाइम टू ऑल 8 to 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज आई एम ऑल्सो इंगेज्ड इन अदर एक्टिविटीज। जितने भी लोग जो पीएचडी करवा रहे होते हैं वो सिर्फ पीएचडी नहीं करवा रहे, वो अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, वो क्लासरूम टीचिंग भी कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो मुश्किल हो जाता है। तो आप ये ज़रूर देखें कि कितने पीएचडी स्टूडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। क्या उनके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं? हो सकता है मैं जिनसे कनेक्ट होना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे वो उनके पास ऑलरेडी 8 लोग एनरोल हैं। तो मुझे ये देखना होगा कि क्या मैं इनके साथ एनरोल अगर होता हूं तो ये मुझे एम्पल टाइम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी प्रोफाइल्स को भी चेक करें कि यार ये इस टीचर ने इस पीएचडी को प्रोड्यूस किया है, अब ये क्या कर रहा है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके उसके कनेक्शन क्या है, उसकी जो पब्लिकेशंस हैं वो कैसी हैं। उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है और वो आपको बेहतर आइडिया प्रोवाइड करेगा कि आप इस रिसर्च सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि सुपरवाइज़र का अपना एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है ओवरऑल। बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ जानना मुश्किल हो जाती है, लेकिन उन जगहों पे जहाँ हम जैसे अपने कंट्रीज़ में जहाँ हम खुद इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ ये जानना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जब लोगों से मिल रहे होते हैं अक्सर उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उनके शागिर्द भी रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी क्लासेस भी अटेंड की होती हैं या उनके कहीं लेक्चर्स अटेंड किए होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन या लोगों से हमें एक फीडबैक मिलता है। तो ये ज़रूर देखें कि जिनके साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हैं वो किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह का बिहेवियर है, किन चीज़ों को वो पसंद करते हैं, किन चीज़ों को वो पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट के हवाले से उनका क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल वो क्वालिटी ऑफ वर्क के हवाले से उनका क्या है, कितने स्ट्रिक्ट हैं अपनी चीज़ों के अंदर, उनकी मैनेजमेंट में वो किस तरह से हैं, किस तरह से वो डील करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो जो रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं लोगों के, ज़ाहिर बात है हम सब कनेक्शंस में रहते हैं ना, तो कोई भी शख्स आइसोलेशन में तो नहीं है। तो अगर जिस सुपरवाइज़र को हम सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं वो भी तो कनेक्ट होता है अपने स्टूडेंट से, अपने स्टाफ से, अपने को-वर्कर से, को-ऑथर्स के साथ। बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये रिलेशनशिप्स जो बिल्ड हो रहे होते हैं या होते हैं उनसे भी हमें काफ़ी फीडबैक मिलता है कि जो है ना किस तरह का सुपरवाइज़र है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। और अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया हम नहीं रखेंगे और बगैर सोचे समझे या बगैर इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को देखते हुए अगर हम सिर्फ ऑप्ट करने जाएंगे सुपरवाइज़र को तो फिर याद रखिएगा कि आगे हमें प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं सुपरवाइज़र को और फिर बहुत सारे केसेस में ये रिपोर्टेड है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। 6 मंथ डाउन द रोड, 1 ईयर डाउन द रोड, 2 ईयर डाउन द रोड, फिर वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और ये इश्यूज अपने उनके सुपरवाइजर्स के साथ, उनकी रिलेशनशिप में, उनकी आउटपुट में और ये चीज़ें फिर ऑब्वियसली बात है आप अपनी टाइमलाइन से हटते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप सुपरवाइज़र को सेलेक्ट करते हैं और उनके उनके साथ कंटिन्यू करते हैं अपने वर्क को, तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। हाउ टू कम्युनिकेट विद द सुपरवाइजर, that is very much important. I will give a separate lecture on this, that how you will develop a communication skills to deal with your supervisor. That is very very important. तो I think आज का जो लेक्चर है इसमें जो हमारी मेन डिस्कशन में जो आज फोकस था वो ये था कि अपने सुपरवाइजर को सिलेक्ट कैसे करना है। और राइट सुपरवाइजर अगर आपका होगा आपके अपने टास्क के हवाले से, अपने रिसर्च टॉपिक के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बेहतर तौर पे अपने टास्क को एकम्प्लिश करेंगे। इस डिस्कशन के साथ थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर मैं इससे रिलेटेड और फर्दर लेक्चर्स अपलोड करूँगा।
और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी प्राइवेटली भी और वैसे भी पब्लिकली भी कि जो अपने लेक्चर्स हैं जो जितने लेक्चर्स मैंने अब तक पोस्ट किए अपने चैनल के ऊपर उसमें वो इंग्लिश में है ज़्यादातर, तो वो अक्सर लोगों ने कहा कि नहीं आप अपनी ज़ुबान में डिस्कशन करें ताकि आसान हो समझना। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर भी उर्दू में रिकॉर्ड किया ताकि जो हमारे ख़ास करके वो पॉपुलेशन जो उर्दू बेहतर तौर पे समझ सकती है आसानी से, उसके काम आ सके। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। बेस्ट ऑफ लक।